देखिए आर्टिकल का जो है ना, ये आईपीसी सेक्शन 498 ए से रिलेटेड है और आईपीसी सेक्शन 498 ए के मिसयूज से रिलेटेड। अब सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि आर्टिकल 498 ए है क्या, 498 ए है क्या। तो आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सी बात है कि दहेज के द्वारा, दहेज के लिए जो प्रताड़ित किया जाता है ना, मान लीजिए कि वाइफ को डॉरी के लिए हस्बैंड ने कुछ फिजिकल वायलेंस किया या उनके इन लॉज ने फिजिकल वायलेंस किया, इस पे जो केस दर्ज होता है ना, वो आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत दर्ज होता है। ये नॉर्मल जानकारी है। आर्टिकल 498 इस बात की गवाही देता है कि किसी भी विवाहित महिला के साथ किसी तरीके का कोई अत्याचार दहेज को लेके उसके ससुराल वालों द्वारा किया जाए तो वो इस आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत एफआईआर उसके ऊपर कर सकती है। बहुत सिंपल सी बात। आर्टिकल ये नहीं है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। ये इसके मिसयूज से लेके आप सभी लोगों को पता होगा, जितने लोग हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, वो सब सुन रही होंगी, आप लोगों को पता होगा कि इसका सच में बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। और मैंने देखा है कि कहीं छोटा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वाइफ हस्बैंड में, तो ये तो लिखना पक्का ही है कि दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आते हैं, रियलिटी वाले केसेस आते हैं, बट एट द सेम टाइम इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। नॉर्मल झगड़ा हुआ है उसको भी ये लोग उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि दहेज की वजह से हमको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरीके से। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नया गाइडलाइंस दिया है और उस गाइडलाइंस में उन्होंने ये बोला है कि यदि किसी भी विवाहित महिला के साथ, किसी भी मैरिड वुमेन के साथ यदि किसी तरीके का कोई ऐसी बात हुई है तो जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करती है, पुलिस एफआईआर लिखती है, तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो उस बंदे का जिसके खिलाफ एफआईआर करा रही है, अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने सास के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, तो तुरंत उसको मत पकड़ के लाइए। 2 महीने का वक्त दिया जाएगा उसको एफआईआर रजिस्टर करते वक्त, और एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी और फैमिली वेलफेयर कमेटी 2 महीने तक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक मीडिएशन का काम करेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर रहा है। आप समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए कि कोई महिला है जिसके साथ कोई डॉरी को लेके कोई वायलेंस हुआ है, कोई मारपीट हुई है, वो जाके थाने में जा रही है, पुलिस वाले एफआईआर कर रहे हैं, तो एफआईआर करने के इमीडिएटली वो अरेस्ट नहीं कर सकता है। एफआईआर करने के 2 महीने तक वो मामला सौंपा जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी को, और फैमिली वेलफेयर कमेटी अपने हैंड से पूरी कोशिश करेगी कि इन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, दोनों के बीच में मीडिएशन हो जाए, या यूं कहें कि ये 2 महीने का कूलिंग पीरियड होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस दौरान पुलिस क्या करेगी 2 महीने तक, क्योंकि ये काम तो बाकी फैमिली वेलफेयर कमेटी कर रही है, तो पुलिस क्या करेगी, एक पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है कि कलेक्टिंग द इंजरी रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लिया विटनेस के लिए, ये सब चीजें अपना पुलिस करते रहेगी 2 महीने के बीच में। अब राइटर ये लिखते हैं कि ऐसा ही एक सेम जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में, और ये जजमेंट का नाम था, इस केस का नाम था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि यदि इस तरीके का कोई केस आता है तो उसको कोई एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको 1 महीने, मतलब अभी तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 2 महीने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की बात कही थी कि 1 महीने तक वो रिकंसिलिएशन का काम करेगा वो कमेटी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो कंपोजिशन की बात की है उसमें 2 महीने का वक्त दिया है, और उसमें ये कहा है कि उसमें यंग मीडिएटर भी होंगे, कुछ एडवोकेट भी होंगे, या सीनियर लॉ स्टूडेंट भी होगा, जिस तरीके से हाई कोर्ट मतलब एक कमेटी में। और इनका प्राइमरी वर्क यही होगा कि मैट्रिमोनियल सेटलमेंट कराएं वाइफ और हस्बैंड के बीच में, या उस डिसॉल्व को रिजॉल्व कराएं 2 महीने के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था राजेश शर्मा सुप्रा केस में, राजेश शर्मा इन ब्रैकेट SUPRA सुप्रा केस लिखा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि ये जो 1 महीने की कमेटी 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 महीने का जो पीरियड है ना, ये टेंजिबल फिजिकल इंजरी में इन्वॉल्व नहीं होगा।
टेंजिबल का मतलब समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कहीं चोट का निशान है, किसी की आंख पे मार दिया है, या कहीं कुछ शरीर पे निशान है, तो इस ऐसे केसेस में ना ये चीज 1 महीने वाला काम नहीं करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मामला यही फंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कमेटी बनाएंगे, कमेटी 1 महीने तक अरेस्ट नहीं करेगी और कमेटी अपने हिसाब से जांच करेगी, जांच के बाद फिर जैसा भी होगा उस तरीके से फाइनल कॉल लिया जाएगा। लेकिन इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि कोई टेंजिबल फिजिकल इंजरी इन्वॉल्व है तो उसमें 1 महीने का भी हम वक्त नहीं लेंगे, इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला है कि चाहे वो सेक्शन 370 ही क्यों नहीं हुआ, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है, या 10 ईयर्स की मैक्सिमम सजा सुनाई जाती है, 370 वाले में भी इसकी गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगी। मतलब मान लीजिए कि मैंने किसी को मार दिया दहेज के लिए और वो पुलिस थाने में चला जा रहा है, मेरे खिलाफ FIR हो गया, उसके बावजूद 2 महीने तक पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें हम नहीं मानेंगे, वो यदि टेंजिबल एविडेंस है तो इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे। यहीं पे मामला फंस रहा है। तो राइटर ये कहते हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको भली भांति अध्ययन किया है या अपने मन से ही ये रूल बना दिया है? क्योंकि CRPC में साफ साफ लिखा हुआ है कि कब किसी को अरेस्ट करना है, कब किसी को अरेस्ट नहीं करना है। ये तो यदि ये जब सारी गाइडलाइंस दी हुई है, सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो आप लेजिस्लेचर तो हो नहीं, आपने किस बेस पे कानून बना दिया कि नहीं 370 भी यदि आ जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी आ जाता है, तब भी हम 2 महीने तक फैमिली वेलफेयर कमेटी को ही वो मामला सौंपे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये सिंपल सी बात। तो ये उसके बाद कोई आर्गुमेंट ये भी दे सकता है कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का गाइडलाइंस आया था। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में आया था, जिसमें फीमेल को वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट यदि किया जाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना गाइडलाइंस में बताया था 1997। तो हो सकता है आर्गुमेंट में आप ये कह सके फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा रूल बना दिया, इलाहाबाद वाले जब नहीं मान रहे हैं आप, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल उस समय बनाया था जब सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस एट सेक्सुअल हरासमेंट का कोई कानून नहीं आया था। अभी तो ऑलरेडी CRPC में दिया हुआ है भाई कि कब अरेस्ट करना है, कब अरेस्ट नहीं करना है। लास्ट में राइटर बताते हैं कि देखो IPC का मिसयूज होता है, आर्टिकल 498A का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसीलिए इसको डाइल्यूट कर दिया जाए आर्टिकल 498A को, ये भी सही नहीं है। ऐसा ही करना है तो 2014 में एक केस आया था बिहार का, अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उस विक्टिम को तब तक नहीं अरेस्ट किया जा सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई क्रेडिबल मटेरियल नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई लॉजिक नहीं मिलता है, कोई रीजनिंग नहीं मिलता है। मेरे खिलाफ मान लीजिए कोई जाके केस कर दिया कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मैंने डॉरी के लिए उसको मारा है अपनी वाइफ को, तो अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में जवाब दिया था कि तब तक आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक मेरे खिलाफ कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं मिले, कोई रीजनिंग नहीं मिले, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिले, तब तक आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ सजेस्टिव अप्रोच दिया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ना, उनको प्रॉपर रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत है। खास करके जो रॉन्ग डूअर ऑफिसर्स हैं, जो गलत तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं, उनको डिपार्टमेंटली पनिश किया जा सकता है। लेजिस्लेचर को, खास करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 498A को डिसॉल्व तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वेलेबल बना दे। 498 वेलेबल नहीं है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो वेलेबल बना दे सकते हो, कंपाउंडेबल बना सकते हो। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि बिना कोर्ट के परमिशन के दोनों पार्टी ने कोई सेटलमेंट कर दी। कुछ ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल भी होते हैं, जैसे रेप हो गया, नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब उसको यदि आप 2 पार्टी है और वो केस किया है, रेप का केस गया है, तो उन दोनों को सेटलमेंट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में बिना कोर्ट के परमिशन के वो दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ले तो हो जाता है। इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि एक मेडिएशन बिल 2021 आने वाला है, जिसमें सिविल रूट के तहत भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। और लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि देखो लॉ में अमेंडमेंट जरूरी है, जब तक नहीं जरूरी होगा तब तक 498A को हटाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अमेंडमेंट कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।